जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं वीकेंड पे आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया और हम जो है वो एक बात ये तय की थी हमने कि सिस्टम लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। सिस्टम लिमिटेड जो है वो एक ग्रोइंग कंपनी है और हमारे अक्सर दोस्तों ने ये अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाई हुई है। तो इस कंपनी को समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझें कि आईटी का बिज़नेस जो है वो कैसे काम कर रहा है पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में, जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या ख़ास तौर पे जो आईटी की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, वो किस बेसिस पे काम कर रही है। तो ये जो सारे लोग हैं, ये जनाब काम कर रहे हैं लो कॉस्ट आर्बिट्राज पे। लो कॉस्ट आर्बिट्राज को आसान अल्फाज में समझे तो वो ऐसे ही है कि बाहर ये जो है वो महंगे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं और सस्ती लेबर से पाकिस्तान में जो है वो क्योंकि अभी हम सिस्टम्स की बात करेंगे तो मैं पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहूँगा। और पाकिस्तान में जितनी भी आईटी कंपनीज बनी हुई हैं, जिसमें सिस्टम लिमिटेड है, नेटसोल है, उसके अलावा अनलिस्टेड स्पेस में डेवसिंक है, टेक्सेल है और इसके अलावा जो है एयरबी सॉफ्ट है। इसके अलावा जनाब आपकी जो क्या कहते हैं उसको, मतलब ब्ला ब्ला इस तरह की बहुत सी कंपनीज जो है वो अभी कुछ मेरे ज़हन में आई हैं, कुछ नहीं आ रही। लेकिन ये कंपनीज जो है ये लो कॉस्ट आर्बिट्राज के ऊपर काम कर रही हैं। और लो कॉस्ट आर्बिट्राज का मतलब ये है कि ये लोग जो है वो सस्ते में सस्ती लेबर से जो है वो मतलब एग्जीक्यूशन कराते हैं, क्योंकि ये जो है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको पता है कि सिर्फ जो है वो आपकी स्किल्स चाहिए होती हैं। तो सिस्टम्स लिमिटेड भी इसी के ऊपर काम कर रहा है, लो कॉस्ट आर्बिट्राज। और साथ में इसकी मार्केट जो है वो मतलब ग्रोथ में है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईटी की सर्विसेज है वो कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में बैठ के जो है वो सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जो है वो ऑन साइट जाना पड़ेगा। गो के इनके जो सेल्स का या बिजनेस डेवलपमेंट का जो स्टाफ होता है वो चाहता है ऑन साइट विजिट जो है वो ज़रूर करता है। और जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ मीटअप्स भी इनके होते हैं। लेकिन जो एक मतलब समझ लें कि प्रैक्टिस है वो यही है कि इनके लिए कोई ऑन साइट जो है वो होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान से बैठ के आप जो है वो यूएई जो है अमेरिका, ठीक है जी, जर्मनी, इसके अलावा फ्रांस, मतलब बला एटसेट्रा, आप सारे जो है ममालिक जो आपकी मार्केट प्लेस होगी उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लो कॉस्ट आर्बिट्राज में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है सस्ती लेबर का इन इस इंडस्ट्री को। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 30 से 32 डॉलर में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कि एक यूजुअल जो है वो डेवलपर की या कोडर की जो है वो कॉस्ट चल रही होती है। और वो उसी 30-32 डॉलर को जो है वो पाकिस्तान में 15 से 16 डॉलर में एग्जीक्यूट करवा देते हैं, वही सेम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच में मार्जिन जो है वो बच जाता है। तो ये इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं। इसलिए ये एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, ठीक है? और इंडस्ट्री के मार्केट की साइज़ के बड़े होने के साथ-साथ इनको जो है वो मार्जिन्स जो इनके ज़्यादा हैं, मतलब लो कॉस्ट जो लेबर है हमारी उसका भी फ़ायदा है। तो 2 बिग बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के। अब मेरा क्योंकि आईटी के काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो उन लोगों से मैंने हमेशा ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री जो है वो उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि देखें पाकिस्तान की मार्केट उस तरह से नहीं डेवलप कर सकी जिस तरह से आपकी इंडिया की मार्केट जो है वो डेवलप की है। तो अ, जो मुझे 80-90% जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी के मतलब बड़ी कंपनीज़ के ओनर हैं, उन्होंने मुझे यही बोला कि
क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास वो क्वालिटी रिसोर्स नहीं है जो कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सके मार्केट में। तो उसकी वजह से हमें जो है वो लेबर की, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। और उसमें रीज़न यही है कि हमारे अभी तो खैर आईटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस साइड पे आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मार्केट में ग्रेजुएट्स आ रहे थे वो उस लेवल के नहीं थे, जो कि अगर आप देखेंगे इंडिया के पास हैं या दूसरे ममालिक के पास हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फ़ोकस भी किया जा रहा है। फ्रीलांस मार्केट पाकिस्तान की बहुत बड़ी हो गई हुई है और उसी के साथ-साथ जो है वो इंशाल्लाह जो आईटी की मार्केट में भी जो है वो बूम इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो सिस्टम्स का मैं ओवरव्यू करूँगा, ये एक वीडियो नहीं होगी, इसके हो सकता है 3 से 4 पार्ट्स में मुझे करना पड़े, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़, और फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, और मैं भी इसको चंक्स में थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं अनकंसोलिडेटेड इसके जो है रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो उसका रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू की अगर ग्रोथ आ रही है किसी भी कंपनी में, यानी सेल्स उसकी बढ़ रही है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो अच्छे उस पे काम कर रही है। अच्छा, कुछ कंपनियाँ जो होती हैं ना, उनके सेल्स के नंबर कम होते हैं पिछले साल से, जिसकी एक मतलब मैंने लेटेस्ट एग्जांपल आपको लाल पीर की एनालिस्ट ब्रीफिंग में दी थी। लेकिन ये है कि उनकी बॉटम लाइन जो है वो, यानी उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बेहतर हो रहा होता है। लेकिन आप अगर उसमें देखेंगे कि उसमें कॉस्ट की, ख़ास तौर पे कॉस्ट की जो है उसमें सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट्स होते हैं कॉस्ट के एंड पे, और वो लोग अपनी कॉस्ट कम करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये ग्रोथ कंपनीज़ के अंदर जो है वो वर्क नहीं करती। ऐसी कंपनीज़ जो ग्रोथ कंपनीज़ होंगी, उन कंपनीज़ में आपको सेल्स की एंड पे जो है वो अच्छी प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए, तब वो कंपनी ग्रोथ कंपनी बनेगी। तो ये अनकंसोलिडेटेड जो है, ये एक इसकी कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि ये सिस्टम लिमिटेड की खुद की जो है वो स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखें, एक होता है अनकंसोलिडेटेड, मैं इसमें भी क्लियर कर दूँ, एक होता है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड जो होता है उसमें वो कंपनी भी होती है और साथ में उसकी जितनी भी सब्सिडियरी होती हैं, मतलब एक जो पेरेंट कंपनी है जैसे सिस्टम लिमिटेड, अब इसने छोटे-छोटे नीचे और भी छोटी-छोटी कंपनीज़ बनाई हुई हैं, छोटे-छोटे वेंचर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जब इन सारों की प्रॉफ़िटेबिलिटी के ऊपर बात होगी तो वो कंसोलिडेटेड में आएगी। अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि वो जो कोर बिज़नेस या जहाँ से उनका मेन पैसा आ रहा है, या जो पेरेंट कंपनी है, वो जो है उसकी ये फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। तो इसके देखते हैं जी, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ अगर 2023 में, ये एनुअल रिपोर्ट में 2023 की जो क्लोज़ हुई है, अभी 6 महीने वैसे गुज़र गए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करना बड़ा जो है वो रेलेवेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको रेवेन्यू में 55% की ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है? और अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में देखेंगे तो 46% की है, ठीक है? उसमें रीज़न क्या है जी? रीज़न यही है कि थोड़ा-सा कॉस्ट के एंड पे हिट है, वो पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है दुनिया में। तो सैलरीज़ भी इन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है, जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनको रिटेन करने के लिए सैलरीज़ भी इन्होंने डेफ़िनेटली बढ़ाई होंगी, तो इनकी ग्रॉस प्रॉफ़िट भी थोड़े से कम हुए, और साथ में वो, ज़ाहिर-सी बात है, जब ग्रॉस प्रॉफ़िट कम हुए तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट्स को भी थोड़ी-सी हिट लगी। उसके बाद प्रॉफ़िट बिफोर टैक्सेशन जो है वो 36% पे है, आफ्टर टैक्सेशन 36%, और ईपीएस जो है वो 31% पे आ रही है, ठीक है? यानी ग्रोथ 31% की ग्रोथ है। ₹22 2022 की थी, अब ₹29.41 पे ये लोग जो है वो पहुँच गए हैं। अच्छा, इनका जो है ना 5 साल का ओवरव्यू देखना बड़ा ज़रूरी है। सीएजीआर कहते हैं क्युमुलेटिव जो है ग्रोथ रेट जो होता है किसी भी कंपनी का। तो 2000 अगर 19 से ऑनवर्ड 2023 तक आप देखते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 56% की जो सीएजीआर है वो कंपनी ने रेवेन्यू के एंड पे जो है वो
अपनी ग्रोथ दिखाई है, राइट? तो 5.3 अरब रुपए से ये कंपनी का जो है वो स्टार्ट हुआ था अर्निंग का, आज 32 अरब रुपए यानी 2023 में 32 अरब पे खड़ी हुई है ये। और इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60% का है, नेट प्रॉफिट में 58% का है, और बेसिक जो ईपीएस है उसमें 56% का ग्रोथ है। अगर आप 2019 से 2023 तक देखते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, आपको इस तरह की ग्रोथ जो है वो दूसरी कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि सिस्टम्स जो है वो एक ग्रोथ स्टॉक समझा जाता है। ठीक है जी, अब इसकी थोड़ी सी आ जाते हैं जनाब, इसके कंसोलिडेटेड जो है वो वर्जन पे बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जब जिसमें आप कंपनी के साथ साथ उसकी सब्सिडरीज, उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वहाँ पे जो जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, तो वो कुल मिला के जो है उसकी क्या जो है वो बनती है प्रॉफिटेबिलिटी। अब थोड़ा-सा आपको ये जो अनकंसोलिडेटेड है, इसमें 55% की जो है वो ग्रोथ है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड यानी इनके वो निकाल लेंगे साथ में जो इनके सब्सिडीज़ वगैरह हैं, तो 68% की ग्रोथ नज़र आएगी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा इन्होंने लगाया हुआ है नए वेंचर्स में, उनकी सेल्स भी अच्छी हो रही हैं। ठीक है? मतलब सिर्फ़ सिस्टम की 55% है, और जो सिस्टम के साथ दूसरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, वो 68% की ग्रोथ के साथ जो है वो रेवेन्यू बना रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब कंपनीज़ जो है वो नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि नए वेंचर्स के ऊपर पैसा लगाना ऐसा ही होता है स्टार्टअप्स में या दूसरे छोटी-छोटी कंपनीज़ बनाने में। उनका ऐसा ही होता है कि वो चलेंगी तो ठीक है, नहीं चलेंगी तो वो पैसा डूब जाएगा। लेकिन ये है कि इन कंपनीज़ में पैसा लगा के उनमें रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो आना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो बेहतर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अच्छे जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ की हुई हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 44% का इज़ाफ़ा है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 46 है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कम क्यों हुआ? हो सकता है इसमें भी वो कॉस्ट का एलिमेंट जो है वो इनको थोड़ा-सा खा गया हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है वो लॉस बुक हुए हुए हैं, कुछ कंपनीज़ के अंदर। ये लॉस इसलिए इन्होंने बुक किए हैं कि एक प्रूडेंट डिसीजन यही होता है कि बाज़-अवत कंपनीज़ जो है वो हायर वैल्यूएशन के ऊपर आप लोग चला रहे होते हो। तो अगर आपको लगे कि ये वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगी या आप उसकी मार्केट असेसमेंट करते हैं, तो फिर उतने से आप जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करके अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस में अपने आप को एडजस्टमेंट पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 26% की जो है वो, अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, तो 26% की जो है वो ग्रोथ है, जबकि आप कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो आपको 31% की मिलेगी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो सही जा रही है। वो कंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजह से आप कह सकते हैं कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने सब्सिडरीज़ में, वो इन्वेस्टमेंट किसी हद तक जो है वो बेहतर नोट पे हो रही है। और अगेन ये वाला भी मामला आप अगर देखेंगे तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 63% है। अगर आप कंसोलिडेटेड में आएँगे तो वहाँ पे 56% मिलेगा। यानी जो 5 साल में इन लोगों ने अपनी सब्सिडरीज़ में पैसा लगाया, वो भी जो है रेवेन्यू ग्रोथ 2019 से जो है वो दे रही हैं। और अगर आप इनका बेसिक की ईपीएस के ऊपर आएँगे, जो कि 56% से यहाँ बढ़ रही है, तो यहाँ जो है वो 50% से बढ़ रही है। इसमें रीज़न यही होती है कि यूजुअली जो आपके नए वेंचर्स आप लगाते हो, उसमें बाज़ औक़ात फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो अपने खर्चे बढ़ा के अपनी एडवर्टाइज़मेंट पे और उन चीज़ों पे पैसा लगाते हो, ताकि कंपनी की जो है वो एक्सपेंशन हो और कंपनी बड़े लेवल पे स्केल करे। आईटी बिज़नेसेस ख़ास तौर पे इसी तरह से चलते हैं। तो बॉटम लाइन का गिरना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर बॉटम लाइन गिर रही है और उसमें कोई मेजर जो है वो लॉस किसी दूसरे एंड से नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ जो है वो सब्सिडियरी एंड के ऊपर भी सही परफॉर्मेंस दे रही हैं। ख़ास तौर पे आप देखें, जो बड़े आईटी के ख़ास तौर पे जो वेंचर्स हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो बॉटम लाइन है यानी अर्निंग पर शेयर है, वो अक्सर कई-कई साल जो है वो पॉज़िटिव आती नहीं है। लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है।
अब उबर देखें, उबर कई साल लॉस में रह गया। इसी तरह से और भी आईटी की कंपनीज़ जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली पैसा बना रहे हैं, तो उ उनकी आप देखेंगे कि एक्सपेंशन्स जो हैं उनके ऊपर फ़ोकस था, ना कि प्रॉफ़िट बनाने पे फ़ोकस होता है। ठीक है जी? तो इनका भी जो मेजर फ़ोकस जो स इन्होंने नीचे वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, वो इनकी प्रोडक्ट्स हैं। सिस्टम का जो अपना बिज़नेस मॉडल है, वो ये है कि ये लोग लो कॉस्ट आर्बिट्राज यानी बाहर से जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, कुछ ऐप डेवलपमेंट के या कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स बाहर से पकड़ते हैं, ठीक है? और उन प्रोजेक्ट्स को एग्ज़ीक्यूट करके ओनर्स को दे देते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ये इन्होंने प्रोडक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जब इन इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आती हैं और उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो फिर उससे ज़्यादा पैसा आपका बनता है। कंपैरेटिवली आप किसी की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो सिस्टम लिमिटेड इन इटसेल्फ जो है, वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा किसी भी। उसका मेजर काम जो है वो बाहर से लोगों की प्रोडक्ट्स को पकड़ना और उनकी प्रोडक्ट्स डेवलप करके दे देना। लेकिन जो इसकी सब्सिडीज़ हैं वो इटसेल्फ प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसकी जो है वो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे तो 84% जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट से पैसा बना रही है और सिर्फ 16% जो है वो लोकल मार्केट से डोमेस्टिक जो है वो इनका पैसा, यानी मेजर पोर्टफोलियो कंपनी का वो बाहर के मार्केट से आ रहा है। और ये बात बहुत अच्छी होती है जब कंपनी जो है वो बाहर के प्रोजेक्ट्स पकड़ रही हो। और बाहर के क्योंकि प्रोजेक्ट्स जब कोई भी कंपनी जो है वो ले रही होगी, तो उसके पास ग्रोथ के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बाहर में आप इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट बन जाते हैं। तो वो ये जो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है 50-60% की, और रेवेन्यू एंड पे, और इसमें मज़ीद जैसे-जैसे जो है मज़ीद अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ये लोग, तो इनकी जो है वो मज़ीद जो है एक्सपेंशन बढ़ेगी, मज़ीद इनको मार्केट्स जो हैं वो मिलेंगी। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि इनका रेवेन्यू जो है वो 95% जो है वो डॉलर बेस्ड है। तो आईटी कंपनीज़ का सबसे बड़ा जो एज है वो यही है कि आईटी कंपनीज़ जो है वो मेजर मेजरली जो है वो एक्सपोर्ट अपनी डॉलर टर्म्स में कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से इनके ऊपर करेंसी डिवैल्यूएशन का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो अर्निंग है वो डॉलर बेस्ड है, इनकी जो स्पेंडिंग है वो मतलब अगर आप इसका 95% का आप निकालेंगे तो 60% की जो है वो इनकी अ, जो है वो पीकेआर में आपको मिलेगी। अब 95 को माइनस करें 40 के साथ, तो 55% नेट रेवेन्यू ये जो है समझ लें कि क्योंकि 40% का जो रेवेन्यू है वो इनका डॉलर टर्म में जाता है। सॉरी, 40% की कॉस्ट जो है वो डॉलर टर्म में जाती है, ठीक है? तो 95% में से 40% अगर आप निकाल देंगे, तो ये तकरीबन 55% का जो है इनका जो अ, मतलब कॉस्ट है, वो 55% इनकी जो है वो डॉलर बेस के ऊपर जा रही है। बाकी की जो कॉस्ट है वो इनकी पीकेआर में जा रही है 60% की, ठीक है? तो मतलब 60% कंपनी जो है वो अपनी जो भी स्पेंडिंग करती है वो पीकेआर में पाक रुपए में कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एज होता है कि आप कमा डॉलर में रहे हैं और आपकी जो स्पेंडिंग है वो अ, मतलब पाकिस्तानी करेंसी में। अब डॉलर क्योंकि एक सॉलिड करेंसी है, उसके ऊपर डिवैल्यूएशन का इफ़ेक्ट नहीं होता, तो बाज़-औक़ात इनको जो है वो करेंसी गेन्स भी हो जाते हैं। पाकिस्तान आपको पता है काफ़ी अरसा जो है वो डिवैल्यूएशन की ज़द में रह गया है। अब उसके बाद जी डिविडेंड्स एंड एप्रोप्रिएशंस की बात करते हैं। अक्सर लोगों का ये गिला होता है कि जी कंपनीज़ जो हैं वो डिविडेंड्स नहीं देती। आईटी कंपनीज़ ख़ास तौर पे। अच्छा, आईटी कंपनीज़ जो हैं आपको उनके डिविडेंड्स पे वैसे जो है वो रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईटी कंपनीज़ डिविडेंड्स के लिए बनी ही नहीं होती। डिविडेंड्स के लिए डिफेंसिव टाइप कंपनीज़ बनी होती हैं, जो कि आपकी एक रेगुलर इनकम कमाती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दुनिया में या पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
तो इन कंपनीज़ का बेसिकली बॉटम लाइन जब बढ़ती जाती है, इनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इनका मार्केट कैप बढ़ता जाता है, तो उससे इनकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है? इनमें पी एक्सपेंशन जो प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन जैसे-जैसे होती जाएगी, तो इनकी जो है वो इनका मार्केट में रेट बढ़ता जाएगा, तो डिविडेंड से ज़्यादा आप इनकी कैपिटल गेन से ही कमा लेंगे। तो इनका देखें 31 दिसंबर 2022 में इनका 12 अरब रुपए का जो है वो अनअप्रोप्रिएट प्रॉफ़िट था, यानी 12 अरब रुपए इनका जो है, वो था जो इन्होंने रिटेन कर लिया था, रिटेन अर्निंग भी कहते हैं इसको। तो रिटेन अर्निंग वो होती है जो कंपनीज़ प्रॉफ़िट कमा के अपने पास रिटेन कर लेती है और वो आगे जो कस इसको है शेयर होल्डर्स हैं उनको आके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक है? तो ये जो 12 अरब रुपए की इन्होंने होल्ड की है अमाउंट और फिर इनकी फॉर द ईयर जो है वो 8 अरब की अर्निंग थी और फिर इनमें से फाइनल डिविडेंड 1.4 बिलियन का दिया और 19 अरब रुपया 2023 में इनके पास अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट की मद में जो है वो खड़ा हो गया। अब ये 19 अरब रुपए क्या किया इन्होंने? ये 19 अरब रुपया ज़ाहिर-सी बात है कंपनी में री-इन्वेस्ट हुआ होगा ना। अब कंपनी ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं बेसिकली। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 100% डिविडेंड पे आउट दे देती हैं, ठीक है? जो कमाया वो सारा शेयर होल्डर को दे दिया। उसमें कंपनी की ग्रोथ नहीं आती। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करती है और दोबारा उसको अपने अंदर लगा के अपनी एक्सपेंशन में जाती है, तो वो बात जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है कंपनी के लिए। तो ये एक्सपेंशन के लिए ख़ास तौर पे प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि कंपनी की जो इवेंचुअली जो भी उसकी मतलब समझ लें कि अ, बेहतरी आती है उसमें, वो हमेशा आएगी उसके कैश रिज़र्व्स से। अगर एक कंपनी का कैश फ्लो ही बेहतर नहीं है, तो ये वो कंपनीज़ नहीं है जिनके कैश फ्लोज़ का मसला है। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स में कैश पड़ा हुआ है और वो रिज़र्व का कैश जो है वो आए दिन नए-नए नई-नई चीज़ों में, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ में, नए-नए प्रोजेक्ट्स में ये लोग लगा के अपने आप को जो है वो मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो ये इसके बाद जी प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ जो होती है कंपनी जो फेस कर रही होती है, इसमें पहली जो है वो पॉलिटिकल रिस्क है जो कि किसी भी कंपनी पे, किसी भी बिज़नेस के ऊपर अफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा जो है रिस्क ऑफ ट्रैवल एडवाइज़री। अच्छा ये रिस्क इस तरह से होता है कि बाज़ का जो है आपके जो मतलब कस्टमर्स होते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टर आए होते हैं, ख़ास तौर पे ये बिज़नेस सेटअप चल रहा होता है वीसीज़ के साथ। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन दुनिया में आप देखेंगे तो वीसीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं जी वेंचर कैपिटल जो है वो क्या करते हैं, आपके पैसा आपके प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, डेवलप करते हो और फिर उसको मार्केट में उतारते हो। तो वीसीज़ जो होते हैं उनके पास बाज़ का जो है, जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहा है, जो भी डेवलपर उनके लिए विज़िट करना पड़ता है यानी इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर होते हैं और या बायर्स अ, जब मतलब जो कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसका जो भी कस्टमर है या बायर है, उनको भी आपको बाज़ का विज़िट करना पड़ता है। तो रिस्क और ट्रैवल एडवाइज़री जो है, ये भी कर सकती है, जैसे कोविड में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जनाब प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है, जिसमें ओवर सप्लाई हो सकती है। ये नॉर्मल रिस्क हैं, ये किसी भी मार्केट में जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं। ये प्राइसिंग प्रेशर होना, डिमांड सप्लाई में देखना। अब क्योंकि कुछ और बड़ी मार्केट जिस तरह से एआई की मार्केट्स है या जनरेटिव एआई की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो उसका स्कोप है, तो उसकी वजह से सिस्टम्स ने भी जो है वो अपने आप को मॉडिफ़ाई किया और उन ट्रेंड्स को जो है वो एडॉप्ट करके उनकी तरफ जाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर-सी बात है उससे जो है वो एक नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो इनकी वो डिमांड पे कंप्रेशन मेरा नहीं ख़्याल कोई इतना ज़्यादा आएगा। एबनॉर्मल नहीं आएगा, नॉर्मल जो मार्केट में जो सारे लोग कर रहे होंगे सफ़र तो वो भी इनको भी वही चीज़ जो है वो सफ़र करनी पड़ेगी। उसमें कोई सिस्टम जो है वो यूनिक केस नहीं होगा। बाकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है और इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट करते हैं, ग्लोबल रिसेशन भी जो है वो हो सकती है। ये वो वाली चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स वो वाले हैं जो कि किसी भी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। ये मैक्रोज़ के
या पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो है वो आप समझ लें कि इश्यूज़ हैं, और इसमें आप कह नहीं सकते कि ये सिर्फ़ सिस्टम्स के हैं या सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल अगर सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रहे होंगे तो ओवरऑल मार्केट को भी अफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो ये टेम्परेरी होते हैं। लॉन्गर रन के अंदर ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। कंपनी अगर अच्छी हो, कंपनी का बिज़नेस मॉडल ठीक है, कंपनी ग्रोथ में है, तो फिर उसमें जो है इस तरह के बिग इश्यूज़ जो है वो यूजुअली फॉर द टाइम बीइंग इश्यू बनाते हैं, फिर बाद में वो स्टेबलाइज़ हो जाते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और फिर पार्ट 3 भी हो सकता है आज आए। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।